बीते एक साल में निफ्टी 50 की तुलना में बैंकिंग शेयरों के इंडेक्स में ज्यादा रिटर्न देखने को मिला है। एक साल में निफ्टी ने करीब 20% का उछाल दर्ज किया है, पर इस दौरान बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 31% से ज्यादा का रिटर्न डिलीवर कर चुका है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बैंकिंग सेक्टर में आगे भी अच्छे रिटर्न का सिलसिला जारी रहेगा, खासकर तब जब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि महंगाई में ऊपरी स्तरों से भारी कमी देखने को मिली है। अगर बैंकिंग शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी रहने वाला है और आपके मेरे जैसे निवेशक अगर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े म्यूचुअल फंड्स के जरिए इस तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग जैसे किसी सेक्टोरल फंड को चुनना काफी कंफ्यूजिंग होता है और किसी सेक्टर के दो सबसे मजबूत या एक जैसे फंड्स में से किसी एक का चुनाव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इसी मुश्किल को आसान करने में और बेहतर फंड का चुनाव करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे खास मंथली शो म्यूचुअल फंड मुकाबला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हमारा फोकस एक अच्छे बैंकिंग फंड का चुनाव करने पर है, इसलिए दो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े फंड्स पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम आपके सामने रखेंगे मनी 9 की ओर से तैयार किए गए 9 पैमाने। इन 9 पैमानों की ओर बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड और उसके साथ साथ निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की। और इन दोनों फंड्स के बीच होगा आज का म्यूचुअल फंड मुकाबला। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन से वो 9 पैमाने हैं जो कि मनी 9 ने आपके लिए खास तौर पर तैयार किए हैं दोनों फंड्स की तुलना करने के लिए। आज हमारा फोकस बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के ऊपर है। इसके लिए हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और निप्पॉन इंडिया इन दोनों फंड्स को चुना है। और इसके लिए हम सबसे पहले आपको जो इन्वेस्टमेंट रैशनल है, यानी कि निवेश का उद्देश्य है, उसके बारे में बताएंगे। दोनों फंड्स का एनएवी कितना, यानी कि कितने प्राइस पर आपको एंट्री करनी है, उसके बारे में बताएंगे। एक्सपेंस रेशियो कितना, यानी कि खर्च कितना होने वाला है, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कितना आप एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा डालना होगा, कितना बड़ा आकार है, यानी कि एयूएम्स कितने हैं, नेट एसेट्स कितने हैं दोनों फंड्स के, कौन से इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं, यानी उसको बेंचमार्क मानते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। फंड मैनेजर कौन है, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, पोर्टफोलियो किस तरह का है दोनों फंड्स का, उसके साथ साथ अब तक का जो रिटर्न का जो सिलसिला है वो किस तरह का देखने को मिला दोनों फंड्स की ओर से, बेंचमार्क इंडेक्स से इसकी तुलना करेंगे, जोखिम किस तरह है, किस तरह का है, और अंत में एक एक्सपर्ट के पास चलेंगे और उस एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिरकार इन दोनों फंड्स में से कौन विजेता है, किसने बाजी मारी है, किस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में आप निवेश कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और जब एक्सपर्ट की बात हुई है तो आपको बता देते हैं कि आज के हमारे एक्सपर्ट हैं एप्सिलॉन मनी मार्ट के सीनियर मैनेजर और इन्वेस्टमेंट काउंसलर सिद्धार्थ आलोक जी। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। सर जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने न्यूज़ चैनल में बुलाया। बिल्कुल, आप सर हमारे साथ बने रहिए। मैं एक एक करके कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ पैमाने हैं जो कि मनी 9 ने तैयार किए हैं दोनों फंड्स को कंपेयर करने के लिए, तो उन पैमानों की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहला पैमाना है वो है निवेश का उद्देश्य, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट रैशनल है उसको देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप एक रणनीति, एक सोच के साथ, एक इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सोच उस फंड हाउस के साथ मैच करती है जिस फंड में आप निवेश करने वाले हैं, ये आपको पता चलेगा निवेश के उद्देश्य से, यानी कि इन्वेस्टमेंट रैशनल से। सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है उसकी बात करें तो उसका उद्देश्य यह है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े इक्विटी शेयरों और सिक्योरिटीज में मुख्य रूप से निवेश से बनाए गए पोर्टफोलियो के जरिए लंबी अवधि में पूंजी को बढ़ाना, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन और रिटर्न कमाना। जैसे कि ये सेक्टोरल फंड है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर ही फोकस रहने वाला है, इसलिए इनका निवेश उद्देश्य भी यही बताता है कि इसी तरह से जो बैंकिंग और उसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए शेयर हैं, प्रिडोमिनेंटली ये उसी में निवेश करेंगे और उसके जरिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन और जो रिटर्न है वो कमाने के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप भी केवल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में ही निवेश करना चाहते हैं, उससे जुड़ा हुआ कुछ अच्छा फंड चुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट रैशनल से आपको अपनी सोच को मिलाना होगा, उसके बाद आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। अब जरा बढ़ते हैं निप्पॉन इंडिया के फंड की तरफ। उनका क्या उद्देश्य है? चूंकि ये सेक्टोरल फंड है तो ये भी बता रहे हैं कि स्कीम का जो प्राथमिक निवेश उद्देश्य है वो ये है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े इक्विटी शेयरों और सिक्योरिटीज में सक्रिय रूप से, यानी कि एक्टिवली इन्वेस्ट करने के जरिए वो लगातार रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, क्योंकि दोनों सेक्टोरल फंड्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फोकस है, तो दोनों ही
बैंकिंग सेक्टर के शेयरों या फिर उससे जुड़ी जो सिक्योरिटीज़ हैं उसमें निवेश करके रिटर्न कमाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो निवेश का उद्देश्य तो हूबहू आप देखें तो लगभग आपको बराबर ही नजर आएगा, एक जैसा ही नजर आएगा जहां तक दोनों फंड्स की बात है, चाहे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें या निप्पॉन इंडिया के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की बात करें। अब जरा दूसरे पैमाने की ओर चलते हैं और वो है एनएवी और उसके साथ साथ एक्सपेंस रेशो। आपने चुन लिया फंड कौन सा आपको फंड में निवेश करना है, लेकिन किस प्राइस पे आपको एंटर करना है, उसकी जो एनएवी है, जो नेट एसेट्स वैल्यू है, वो कितनी है, उसके बारे में जरा आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करते हैं तो वो 95.77 इसकी ये 20 जून तक के अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। एक्सपेंस रेशो आपको जानना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक रूल है, पूरा जो सेबी ने फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है टोटल एक्सपेंस रेशो का, उसके ऊपर कुछ नए रूल्स भी सेबी तैयार कर रहा है, जिसमें हो सकता है कि आगे चलते हुए ये जो एक्सपेंस रेशो के आप नंबर्स देख रहे हैं इन दोनों फंड्स के, इनफैक्ट किसी भी फंड के, उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। उसको परफॉर्मेंस बेस्ड सेबी करना चाहता है, यानी कि जिस तरह का फंड का परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर आपको एक्सपेंस रेशो पे करना होगा। फिलहाल अगर आप देखें कैसा भी परफॉर्मेंस हो किसी फंड का, लेकिन आपके लिए जो एक्सपेंस रेशो है वो आपको देना ही होता है, चाहे आपका फंड खराब प्रदर्शनी क्यों ना करे। तो उस लिहाज से सेबी चाहता है कि अगर जो अच्छे फंड्स हैं, जो अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड्स हैं, वहां पे आपको ज्यादा रकम भी देनी पड़े तो शायद आपको भी दिक्कत नहीं होगी, और जो फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे केवल एक बेस रकम है जो कि शायद आपको देनी पड़े, जिसको लेकर सेबी के जो फाइनल नॉर्म्स हैं, जो फाइनल रूल्स हैं, वो बहुत जल्द आते हुए दिख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया के फंड की अगर आप बात करें तो इनका 435 रुपए के आसपास का एनएवी है, और एक्सपेंस रेशो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा है, हालांकि मामूली फर्क ही है दोनों फंड्स के अगर आप एक्सपेंस रेशो की बात करें, लेकिन टोटल फंड साइज का जो 2% एक्सपेंस रेशो है वो आपको निप्पॉन इंडिया के फंड में नजर आएगा। अब तीसरे पैमाने की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वहां पे कैसी स्थिति है। न्यूनतम एसआईपी और एग्जिट लोड। देखिए, अगर आप किसी फंड में निवेश करते हैं तो ज़्यादा करके जो निवेश सलाहकार हैं आपको ये कहते हैं कि आपको एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आपको निवेश करना चाहिए। तो अगर आपने मन में ये ठाना ही है कि आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करेंगे, एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों फंड्स के आप देखेंगे तो 100 रुपये मिनिमम रकम है जिसके जरिए आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए फंड हाउसेज आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि बेयर मिनिमम अगर आप 100 रुपये भी महीने के लगाना चाहते हैं तो भी आप एसआईपी के जरिए निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि अगर आप लमसम निवेश करना चाहते हैं, यानी कि एक मुश्त रकम आप डालना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपकी कोई रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, आप एक साथ पैसा डालना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 5,000 रुपये का निवेश करना होगा। अब आपने निवेश तो कर दिया, एग्जिट लोड भी समझना जरूरी है कि जब आप बेचेंगे यानी कि इस फंड से एग्जिट करेंगे तब आपको कितनी रकम देनी होगी। देखिए, एग्जिट लोड ज़्यादातर तब लगता है जब आप एक महीने या एक साल से कम अवधि में अपने जो फंड हाउस है उससे एग्जिट करते हैं अपनी स्कीम से। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के केस की बात करें तो 15 दिन के अंदर अगर आप बेचते हैं अपने जो स्कीम्स के यूनिट आपने खरीदे हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। निप्पॉन इंडिया के केस में भी आपको 1 महीने का 1% का एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन इस केस में जो अवधि है वो 1 महीने की, यानी कि अगर आपने जिस दिन अपने यूनिट्स खरीदे हैं उसके 1 महीने के अंदर अगर आप उन यूनिट्स की बिकवाली करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, वरना अगर आप ज़्यादा लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं फिर आपको एग्जिट लोड भी नहीं देना होगा। तो उस लिहाज से ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप कितना निवेश कर सकते हैं एसआईपी के जरिए, लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम कितना निवेश करना होगा, और अगर आप कुछ पर्टिकुलर दिनों में बेच देते हैं तो एग्जिट लोड कितना होगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए अपने निवेश की रणनीति तैयार करने से पहले। चौथे पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि जो नेट एसेट्स हैं वो किस तरह के हैं। नेट एसेट्स यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसे हम एयूएम भी कहते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इसी रकम से ही आपका जो एक्सपेंस रेशो है वो तय होता है। जैसे मैंने कहा कि सेबी का पूरा एक फ्रेमवर्क है जो कि शुरुआती कुछ करोड़ रुपए का अगर आपका फंड है तो इतने फीसदी होता है, फिर वो घटता जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आपके फंड का जो आकार है, जो एयूएम है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका जो एक्सपेंस रेशो है वो नीचे आता जाता है। तो एक तो आपका जो एक्सपेंस रेशो है वो इस नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आपको किसी भी फंड में जब आप निवेश करते हैं तो उसका एयूएम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगता है कि कितने लोगों का इंटरेस्ट है उसमें, यानी कि ज़्यादा लोग अगर उसे फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा उसमें निवेश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है और उसके अच्छे परफॉर्म करने की जो उम्मीद है, जो एक आशा है,
वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो 6,500 करोड़ रुपए के आसपास का फंड साइज है। निप्पॉन इंडिया की जहां तक बात है तो 4,200 करोड़ रुपए के आसपास का जो एसेट साइज है आपको इस केस में भी नजर आएगा। देखिए, इससे आपको इस चीज का भी अंदाजा लगा, जैसे मैंने कहा कि जितना बड़ा फंड का साइज होगा उतना ही आपका जो एक्सपेंस रेशियो है कम होता जाएगा। इस केस में आपने देखा था 1.87% का आपका एक्सपेंस रेशियो था, जबकि निप्पॉन इंडिया के केस में 1.96% का था। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि इनका आकार छोटा है, इसलिए आपको अगर आप निप्पॉन इंडिया के फंड में पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया कि इस किसी भी फंड में जब आप निवेश करते हैं तो उसका AUM देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों अहम होता है। पांचवें पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं और उसमें कंपेयर करते हैं कि ये दोनों फंड्स किस तरह की स्थिति में आपको नजर आएंगे। चूंकि हमने बताया कि ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के ही दोनों फंड हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो एक ही है, और वो है निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। तो उस लिहाज से देखा जाए दोनों एक ही सेगमेंट के, एक ही सेक्टर के सेक्टोरल फंड्स हैं, तो उस लिहाज से दोनों ही एक ही इंडेक्स को फॉलो करते हैं, और वो है निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अब जरा छठे पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं और वहां पे देखते हैं कि इन दोनों फंड्स में किस तरह की तुलनात्मक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, और वो है फंड मैनेजर और उसके साथ साथ किस तरह की टॉप होल्डिंग्स हैं। देखिए, फंड मैनेजर को जानना और उसकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जिस रणनीति के साथ, जिस मंशा के साथ किसी फंड में निवेश करने वाले हैं, क्या वो उस फंड मैनेजर की सोच के साथ मैच करता है, नहीं करता है। इससे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जिस निवेश उद्देश्य के साथ आपने किसी फंड में पैसा लगाया है, अगर वो पूरा होना है, अगर आप चाहते हैं कि वो टारगेट अचीव हो जाए, तो आपका फंड मैनेजर का जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है वो आपकी सोच के साथ कहीं ना कहीं मैच करना चाहिए। अब इन दोनों फंड्स की अगर आप बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जो फंड मैनेजर हैं वो रोशन चुटके हैं। अगर आप निप्पॉन इंडिया की बात करें तो विनय शर्मा इस फंड को मैनेज करते हुए आपको नजर आएंगे। और चूंकि ये एक ही सेक्टर में एक ही इंडेक्स को फॉलो करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ही इनको पैसा लगाना है, तो आप देखेंगे ये जो टॉप 5 होल्डिंग्स हैं इस दोनों फंड्स की, वो आपको हूबहू एक जैसी नजर आएंगी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड। देखिए, पांचों स्टॉक्स वही हैं, केवल आपको जो वेटेज दिया हुआ है इन दोनों फंड मैनेजर्स ने इन स्टॉक्स को, वो आपको अलग नजर आएगा, क्योंकि एक ही सेक्टर के फंड्स हैं, एक ही बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पे आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जो टॉप 2 निजी बैंक हैं भारत के, वहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड ने 17% के आसपास का निवेश कर रखा है। एसबीआई में 9%, एक्सिस बैंक में 8%, और इसी तरह एचडीएफसी लिमिटेड में करीब 5.25% के आसपास का निवेश है। और दूसरी तरफ अगर आप निप्पॉन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो आईसीआईसीआई बैंक में करीब 11-11.5% का है। 9.25% आपको एचडीएफसी बैंक में निवेश नजर आएगा। एक्सिस बैंक में आप देखिए करीब 9.10% के आसपास का ही निवेश है। एसबीआई में 8.3% का आपका निवेश है, और एचडीएफसी लिमिटेड में करीब 5.5% के आसपास का जो एसेट एलोकेशन है वो आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया की ओर से देखने को मिल रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए, अगर आप भी यही चाहते थे कि जब आप बैंकिंग शेयरों में निवेश करेंगे इस तरह के स्टॉक्स ही आपके पोर्टफोलियो में होंगे, तो आप इन फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जिन फंड्स को, जिन स्टॉक्स को आप होल्ड करना चाह रहे थे, क्या आपके फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं। अगर हाँ, तो फिर आप उस फंड में या उस स्कीम में पैसा लगाने की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि फंड मैनेजर, उसका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, किस सोच के साथ वो इन्वेस्ट कर रहा है, किन स्टॉक्स को वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इससे पहले कि आप अपने निवेश की रणनीति बनाएं। तो उस लिहाज से अब अगला पॉइंट जो है वो है फंड्स का रिटर्न। हमने आपको बेंचमार्क इंडेक्स बताया, अब ये आपके सामने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स हैं, और उसके सामने इन दोनों फंड्स ने किस तरह से परफॉर्म किया है वो भी जरा आपको बता देते हैं। देखिए, एक साल में अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 32% का रिटर्न है, 3 साल में 26.5% के आसपास का, और 5 साल में आप देखिए 10% का रिटर्न है। जबकि निप्पॉन इंडिया के आप रिटर्न्स देखेंगे तो आपको आईसीआईसीआई के कंपैरिजन में बेहतर नजर आएंगे। अगर आप एक साल में देखें तो 40% का रिटर्न है, 32.5% 3 साल में, और 5 साल में जो सालाना रिटर्न के आंकड़े हैं सारे, वो 10.25% के आसपास का है। इंडेक्स ने अगर आप देखेंगे तो दोनों फंड्स के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे आप किसी भी अवधि में देख लीजिए। एक साल में आप देखिए 27% का रिटर्न है, 3 साल में 85-86% का रिटर्न है। अब आप कहेंगे कि ये 3 साल में 5 साल से ज्यादा रिटर्न कैसे, क्योंकि 5 साल में आप देखिए 75% के आसपास का रिटर्न है। 3 साल पहले आप देखेंगे तो कोविड का समय था, 2020 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, जब अगर आप 3 साल के रिटर्न देखेंगे तो यहां से 3 साल पीछे जाएंगे तो जून 2020 के आसपास का समय, यानी कि जो कोविड के बाद मार्च में जो हमने सर्किट लगते हुए देखे थे निफ्टी में 2 नीचे के,
वहाँ से लेकर हमने मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी थी। यही कारण है कि 5 साल से ज़्यादा आपको जो रिटर्न है वो 3 साल में नजर आएंगे, क्योंकि जो बेस है वो काफ़ी छोटा था। कोविड की वजह से गिरावट काफ़ी लंबी देखने को मिली थी, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। तो वहाँ से जो रिटर्न्स हैं वो इंडेक्स के तो इनफैक्ट बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं। और इन फंड्स में भी अगर आप देखें 3 साल में करीब करीब 30% के आसपास, और 5 साल में सालाना रिटर्न जो है वो 10% के आसपास का डिलीवर किया है। लेकिन हाँ, भले ही इंडेक्स यहाँ पे जीता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोनों फंड्स के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया के जो रिटर्न्स हैं वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तुलना में आपको ज़्यादा बेटर नजर आएंगे। अब जरा 8वें पैरामीटर की ओर चलते हैं, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था, एक निवेश उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट रैशनल है किसी फंड का, वो किस तरह का है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जोखिम भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो अमूमन जो जोखिम है, जो रिस्क है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप किसी सेक्टोरल फंड में निवेश करते हैं, खास तौर पे अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो जोखिम जो है वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको जब रिस्क की बात आती है तो नीचे लिखा हुआ साफ तौर पे दिखेगा कि ज़्यादा रिस्क वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश से पहले निवेशकों को अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। यानी कि अपना जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, जो आपका वित्तीय सलाहकार है, उससे आपको ज़रूर बातचीत कर लेनी चाहिए। भले ही आपने डिसाइड कर लिया कि आपके बैंकिंग शेयरों में आपको पैसा लगाना है, बैंकिंग फंड का चुनाव करना है, लेकिन आप जब किसी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं या फिर दो स्कीम्स को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो अपना जो वित्तीय निवेश सलाहकार है उनके साथ ज़रूर बातचीत कर ले, क्योंकि इनमें जो जोखिम है, जो रिटर्न, जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। क्योंकि बाजार में हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव की जो गुंजाइश है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उस लिहाज से जिस तरह से शेयरों में उठापटक होगी, वैसा ही कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न है उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। तो क्या आप उस बदलाव के लिए, उस उठापटक के लिए, वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हैं? तो आप इन फंड्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि इन फंड्स में अगर आप पैसा लगाते हैं, अगर आप निवेश करते हैं, तो जोखिम काफ़ी ज़्यादा है। ये सब अगर आपने समझ लिया है तो अब हम बढ़ते हैं फैसले की ओर। सिद्धार्थ जी हमारे साथ मौजूद ही हैं, एक्सपर्ट की राय की ओर बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जी, आपने सारे पैरामीटर्स देखे। जो मामला है, जो मुकाबला है वो नेक टू नेक है, यानी कि दोनों फंड्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हैं, सिमिलर आपको रिटर्न्स नजर आएंगे। लेकिन अगर आप एक फंड के साथ जाना चाहें, एक फंड का अगर आपको चुनाव करना है, तो दोनों में से कौन सा होगा? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का या फिर निप्पॉन इंडिया का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड? जी, मेरा झुकाव थोड़ा तो आईसीआईसीआई की तरफ रहेगा। बहुत सारे हमने बहुत सारे, जैसे आपने बोला कि हमने बहुत बहुत सारे चीजों को हमने देखा, बहुत सारे समानता मिलाई, उनकी विभिन्नता भी मिलाई। बट लास्ट में हमने देखा कि कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई के जो फंड है, दोनों ही फंड जो है वो सेक्टोरल फंड है, तो कहीं ना कहीं रिस्क तो बहुत ज्यादा दोनों में ही ज्यादा है। बट कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई थोड़ा सा, टक्कर तो बहुत ज्यादा तगड़ा था दोनों में, बट कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई थोड़ा सा आगे हो जाता है निप्पॉन में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जब आप कह रहे हैं कि सर ज़्यादा हो जाएगा, कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न जिस वजह से आप कह रहे हैं कि आप आईसीआईसीआई के साथ जाना चाहेंगे? दो तीन रीजन है। पहला रीजन ये है कि जैसे आप देखिए तो आईसीआईसीआई का जो फंड है वो कई हद तक ज्यादा पुराना तो निप्पॉन है। अगर आप रिटर्न देखेंगे तो निप्पॉन का रिटर्न सिंस इंसेप्शन से ज्यादा रिटर्न है, बट पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं उनके जो रिटर्न है वो थोड़े डगमगा गए। बट जहां तक आईसीआईसीआई का है, तो उन्होंने रिटर्न वाइज में उनकी टीम जो थी वो काफी नए नए लोग उनमें आ रहे हैं। अभी जैसे पिछले 10 महीने पूर्व ही एक नए लोग जो है वो फंड में ज्वाइन किए हैं। बट हम लोग तब भी उसमें देखते हैं कि जो फंड है वो, एक तो चूंकि आईसीआईसीआई का नाम है, तो उनका जो फंड का जो इंडस्ट्री, चूंकि इतना उन्होंने रिसर्च अपना ठीक से किया हुआ है कि उन्होंने अभी तक, अगर आप दोनों के फंड देखो तो दोनों के टॉप 10 होल्डिंग्स जो है वो सेम है। दोनों काफी सिमिलर हैं। और अगर हम लोग, चूंकि बैंक और फाइनेंस का ही सेक्टर दोनों में फंड है, तो उस कारण से टॉप 10 होल्डिंग्स तो सेम है। बट रिस्क के हिसाब से भी अगर हम लोग देखते हैं तो इनके पास, आईसीआईसीआई वालों के पास मिड कैप जो है वो काफी कम है, वो तकरीबन 5% का है, जबकि निप्पॉन के पास जो है वो करीब करीब 15% का है। तो आप देखो तो रिस्क वो थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन रिटर्न वैसा नहीं दे रहे। जैसे अगर हम लोग पिछले 5 साल की बात करें तो आईसीआईसीआई वालों ने करीब करीब 12% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अगर हम लोग निप्पॉन की बात करें तो पिछले 5 साल में उन्होंने करीब करीब 10% का ही रिटर्न बना के दिया है। तो इस कारण से मैं थोड़ा सा जो है वो, हम लोग जैसे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की भी बात करते हैं, तो आईसीआईसीआई वाले जो है वो वहां पे भी थोड़ा सा निप्पॉन से ज्यादा वहां पे भी छलांग मार ले रहे हैं। ओके, तो निप्पॉन इंडिया के कंपैरिजन में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है
वो कहीं ना कहीं बेटर है, उसकी तरफ सिद्धार्थ जी का झुकाव ज़्यादा है, जिस वजह से आज का विजेता वही बनता है। सिद्धार्थ जी, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर्स जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? जी देखिए, दोनों ही फंड्स जो है वो काफी रिस्क ज्यादा है। हम लोग स्मॉल कैप को बोलते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्की फंड्स होते हैं, लेकिन ये सेक्टोरल फंड्स हैं, इसलिए निवेशकों को ये जानकारी और ये खास करके उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तभी ऐसे फंड्स में जाएं जब उनको पता है कि वो किस चीज में घुस रहे हैं। जैसे हम लोग इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं और उस पर बहुत ज्यादा फोकस है हमारा अभी फिलहाल, और इकोनॉमी को बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं ऋण लेना ही पड़ेगा और वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से ही मिलेगा। तो इसलिए ये सारे फंड्स जो है वो काफी अच्छे फंड्स हैं, बट निवेशकों को ये पता होना चाहिए कि वो किस में घुस रहे हैं, उसके बाद ही वो ऐसे फंड्स में की खरीदारी करें। ओके, तो इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सिद्धार्थ जी का मानना है कि दोनों फंड्स में आपको अच्छे से जान समझकर, यानी कि पूरी रिसर्च करने के बाद ही आपको कोई भी फैसला लेना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े, दोनों फंड्स के बारे में आपने पूरी जानकारी शेयर करी और इन दोनों फंड्स का जो मुकाबला हुआ है उसका विजेता बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि आखिर जो दोनों फंड्स के बीच में मुकाबला हुआ है, वो मुकाबले का विजेता कौन है। देखिए, सिद्धार्थ जी ने भी जैसे बताया कि इन दोनों फंड्स में अगर आप देखेंगे, क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स एक ही है, तो आपको जो टॉप 5 होल्डिंग्स हैं या टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो आपको एक जैसी ही नजर आएंगी। लेकिन आईसीआईसीआई का जो फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, वो आपको ज़्यादा बेटर नजर आएगा, क्योंकि इनके पास एक तो जो मिड कैप का जो एक्सपोजर है वो 5% के आसपास का ही है। निप्पॉन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये 15% के आसपास का, लेकिन उसके बावजूद भी आईसीआईसीआई के जो रिटर्न्स हैं पिछले 5 साल में वो निप्पॉन इंडिया के कंपैरिजन में बेटर हैं, जिस वजह से जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उस मामले में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है वो निप्पॉन इंडिया के कंपैरिजन में सिद्धार्थ जी का मानना है कि बेटर है। और यही कारण है कि आज का जो मुकाबला हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को लेके, उसमें निप्पॉन इंडिया की तुलना में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो फंड है वो विजेता के तौर पे सामने आता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से देखा जाए, जो आज की जीत है, जो आज की जीत का सेहरा है, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के नाम होता है। तो इसी के साथ म्यूचुअल फंड मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा और इस रिसर्च के जरिए आपको बैंकिंग सेक्टर से जुड़े फंड का बेहतर विकल्प चुनने में भी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं म्यूचुअल फंड मुकाबला के अगले एपिसोड में एक और कैटेगरी के 2 और मजबूत फंड्स के बीच मुकाबले के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।